तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में कुछ इसमें एक बार फिर से। तो आज हम बात करने जा रहे हैं 21 जून के करंट अफेयर के बारे में। क्या 21 जून के करंट अफेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। देखते हैं क्या क्या है इस करंट अफेयर में, क्या करना है आज के बारे में, क्या क्या है। सबसे पहले बात 21 जून। तो 21 जून को क्या मनाया जा रहा है। तो सबसे पहले बात 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जा रहा है। ठीक है, क्या मनाया जा रहा है, योगा डे मनाया जा रहा है 21 जून को। मतलब आज के दिन क्या मनाया जा रहा है, योगा डे मनाया जा रहा है। ठीक है, और ये किसके द्वारा डिक्लेयर किया गया था। तो ये यूएनजीए के द्वारा डिक्लेयर किया गया था कि 21 जून को मनाया जाएगा योगा डे। और ये जो प्रपोजल रखा गया था वो पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा रखा गया था प्रपोजल 2014 में। ठीक है, और योगा जो होता है तो योगा का संस्कृत वर्ड क्या होता है, यूज या फिर यूजीर, क्या यू या फिर यूजीर। और इसका मतलब क्या होता है, टुगेदर, एक साथ या फिर टू यूनाइट। क्या होता है, एक साथ या फिर टू यूनाइट। और ये जो योगा जो है ये वेदास वगैरह के हिसाब से यहाँ पे पहला योगी किसको कहा गया है, पहला योगी किसको कहा गया है, लॉर्ड शिवा को। हमारे भगवान शिव को पहला योगी कहा गया है, जो कि क्या योग वगैरह करते थे। ठीक है, उनको यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, और वहाँ से बोला गया कि शिव ने अपने नॉलेज को 7 ऋषियों को दिया था। 7 ऋषियों को दिया था, 7 ऋषि को दिया था, और वहाँ से पूरी दुनिया में योग फैला। ठीक है, और इस बार योगा का थीम क्या रहने वाला है, योगा फॉर ह्यूमनिटी। इस बार योगा का थीम क्या रहने वाला है, योग फॉर ह्यूमनिटी। ठीक है, और ये आठवां एडिशन है, और ये कब से हो रहा है, 2015 से हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये कहाँ पे होगा, तो मैसूर कर्नाटका। ये कहाँ पे होने वाला है, मैसूर कर्नाटका में होने वाला है। अगला देखिए, पुराना किला न्यू दिल्ली, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड एएसआई होस्ट योगा महोत्सव। मतलब कि दिल्ली में योगा महोत्सव कहाँ पे होगा, तो पुराना किला में होगा। किसके द्वारा होस्ट किया जाएगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड एएसआई के द्वारा ये होस्ट किया जाएगा। कौन, योगा महोत्सव। ठीक है, तो यहाँ पे है। और योगा महोत्सव की शुरुआत सरस्वती वंदना से शुरुआत होगी योगा महोत्सव की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेंगलुरु एयरपोर्ट रिकॉग्नाइज द एज द बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन इंडिया एंड साउथ। मतलब इंडिया और साउथ का बेस्ट एयरपोर्ट किसको बोला गया है, बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट किसको बोला गया है, बेंगलुरु एयरपोर्ट को बोला गया है। किसको, बेंगलुरु एयरपोर्ट को इंडिया का और साउथ का बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट के नाम से सम्मानित किया गया है, अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और ये टाइटल किसके द्वारा दिया गया है, तो स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड के द्वारा ये दिया गया है। ठीक है, ये दिया गया है, और ये किसके हिसाब से दिया गया है, ये किसकी बेस्ड पर है, तो ये अराइवल, ट्रांसफर, डिपार्चर, शॉपिंग, सिक्योरिटी, इमिग्रेशन और अरेंजमेंट वगैरह के हिसाब से ये टाइटल इनको दिया गया है। ठीक है, और स्काईट्रैक्स क्या है, तो ये एक यूके बेस्ड ग्लोबल कंसल्टेंसी फर्म है। ठीक है, जो एयरलाइन और एयरपोर्ट वगैरह का रैंकिंग वगैरह को देखती है, उसको रन कराती है। ठीक है, और अच्छा ये क्या है, कहाँ का, यूके का है। ठीक है, अगर बात किया जाए इंडिया का, तो इंडिया का कौन है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रहा बेस्ट का तो ये तो रहा इंडिया बेस्ट और साउथ। ठीक है, अब वर्ल्ड बेस्ट के बारे में बात की जाए तो कौन कौन क्या क्या है, कौन किस में आगे है, वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट किसको बोला गया है, तो कतर को बोला गया है। कतर हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट माना गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए सिंगापुर चंगी एयरपोर्ट को वर्ल्ड बेस्ट स्टाफ सर्विस और वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट डाइनिंग के हिसाब से इसको सिंगापुर को चंगी एयरपोर्ट माना गया है। ठीक है, इस्तांबुल एयरपोर्ट का वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट शॉपिंग एंड मोस्ट फैमिली फ्रेंडली एयरपोर्ट बोला गया है इस्तांबुल एयरपोर्ट को। ठीक है, उसी तरह आगे भी है, वर्ल्ड क्लीनेस्ट एयरपोर्ट, द वर्ल्ड बेस्ट डोमेस्टिक एयरपोर्ट, द बेस्ट एयरपोर्ट इन एशिया एंड द बेस्ट एयरपोर्ट पीआरएम एंड एसेसिबल फैसिलिटीज किसको बोला गया टोक्यो हनीडा एयरपोर्ट। ठीक है, टोक्यो हनीडा पे, और भी यही दो एयरपोर्ट है, पढ़ लीजिएगा। अगला क्या है, यूज ऑफ आईसीटी इन स्कूल एजुकेशन इन इंडिया मीन्स 2021 यूनेस्को अवार्ड। मतलब कि इंडिया में आईसीटी का यूज। अब आईसीटी क्या हो गया, मतलब कि ऑनलाइन क्लासिंग वगैरह जो हो रहा था कोविड वगैरह के समय ऑनलाइन क्लास वगैरह हो रहा था। पीएम ई विद्या स्टार्ट किया गया आत्मनिर्भर भारत के हिसाब से। तो ये जो ऑनलाइन क्लास वगैरह हो रहा था, ये सब चीज़ को देखते हुए, ठीक है, पढ़ाई को यहाँ पे देखा गया कि कोविड है फिर भी यहाँ पे पढ़ाई ऑनलाइन क्लास के माध्यम से शुरू हो चुका है। ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पढ़ाई अब का गैप जो है वो वहाँ पर नहीं हो पाया है कोविड वगैरह के कारण भी। तो इस चीज़ को देखते हुए यूनेस्को के द्वारा इंडिया को अवार्ड दिया गया है। ठीक है, और इंडिया इसमें आगे रहा है। अगला देखते हैं, खुशगुल लेक इन
याद रखिए, खुसकू लेक इन मंगोलिया एडेड टू यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व, है कि यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व में खुसकू लेक को ऐड किया गया है, जो कि कहाँ पे है, मंगोलिया में है। कहाँ पे, मंगोलिया है में, रसिया और चाइना के बीच में। कहाँ, रसिया और चाइना के बीच में है ये, ठीक है। और ये जो डिसीजन कब लिया गया, तो 34th सेशन चला था उसमें ये डिसीजन लिया गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पाकिस्तान रिमेन इन FATF ग्रे लिस्ट फॉर टेरर फाइनेंस एंड मनी लॉन्ड्रिंग। मतलब FATF ग्रे लिस्ट क्या है वो पहले समझते हैं। FATF ग्रे लिस्ट एक ऐसा लिस्ट है, एक ऐसा, यहाँ पर आपको यहाँ पर बोल सकते हैं कि FATF का मतलब क्या होगा, फाइनेंस एक्शन टास्क फोर्स। मतलब इसके अंतर्गत ये देखती है कि कौन सा कंट्री यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग का काम करती है, कौन सा कंट्री टेरर को फाइनेंस करती है, ये इस चीज़ को देखता है। और अगर जो कंट्री फाइनेंस करती है तो उसको ये ग्रे लिस्ट में डाल देते हैं। वो कहाँ डालते हैं, ग्रे लिस्ट में डाल देते हैं, ठीक है। तो ग्रे लिस्ट में ये कब से है, तो ये 2018 से ही है। 2018 उसमें भी ग्रे लिस्ट में आया, तो 2019 में भी, और ये अभी तक क्या है, ग्रे लिस्ट में ही है। पाकिस्तान अभी तक ग्रे लिस्ट में है, अभी तक बाहर निकल नहीं पाया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, ये बात रहा ये FATF से। FATF हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस फ्रांस में, ठीक है। FATF का प्रेसिडेंट कौन है, मार्कस प्लेयर, और इसका FATF का फाउंड कब किया गया था, 1989 में, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्या है, सॉरी इसको थोड़ा मिटा देते हैं। अगला देखिए, अगला क्या है, ग्लॉस्पर क्या है, गिलिस्पोरस मेघालय, विच इज रिसेंटली डिस्कवर्ड इन मेघालय, बिलोंग टू विच मतलब गिलिस्पोरस मेघालयनस है। ये किस प्रजाति से बिलोंग करता है, तो ये कि कौन सा प्रजाति है, बैट का प्रजाति है। ये कौन सा प्रजाति है, बैट का प्रजाति है। और मेघालय वगैरह में बैट का प्रजाति कुछ ज़्यादा नंबर में पाया जाता है। नंबर ऑफ बैट स्पीसीज कुछ ज़्यादा है, कहाँ पे, मेघालय में। कहाँ पे, मेघालय। और वो बैम्बू वाले एरिया में, ठीक है, बैम्बू फॉरेस्ट में वो ज़्यादा पाया जाता है। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो टोटल बैट का 131 स्पीसीज हैं, जिसमें 67 स्पीसीज सिर्फ मेघालय वगैरह रीजन में पाए जाते हैं, ठीक है। अगला देखिए, नीरज चोपड़ा विन गोल्ड एट 2022 कोटाने गेम्स इन फाइनल। मतलब कोटाने गेम्स जो हो रहा है इस बार का 2000, वहाँ पे भी नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीत लिया है। और ये जो फिनलैंड में हो रहा है वो कितने दूरी तक ये इन्होंने भाला फेंका है, जेवलिन थ्रो में कितने दूर तक फेंका था, 86.69 मीटर में, 86.69 मीटर में ये इन्होंने गोल्ड जीता है, ठीक है। चलिए, अच्छा, इन्होंने तो गोल्ड जीता था, तो सिल्वर जो जीता है वो कितना फेंका, तो सिल्वर जो जीता वो कितना फेंका, 86.64, ठीक है। और उनका नाम क्या है, केसरोन वालंट। वो कहाँ के, वो कहाँ के हैं, त्रिनिदाद के हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, यह बात रहा इंडिया, तो इंडिया के बारे में एक और बात कर लेते हैं कि इंडिया के एक थे संदीप चौधरी, जो कि 8th पोजीशन पे है। वो कितना 60.35 मीटर तक भाला फेंके हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नीरज चोपड़ा टू लीड 37 मेंबर एथलीट टीम फॉर CWG दुबई। मतलब कि इस बार जो 37 मेंबर का एथलीट टीम होगा उसको लीड कौन करेंगे, नीरज चोपड़ा करेंगे। इसको लीड कौन करेंगे, नीरज चोपड़ा करेंगे, ठीक है। और ये 37 मेंबर में 18 मेंबर क्या कौन आएंगे, 18 मेंबर वुमेन रहेंगे। मतलब 37 में से 50% के लगभग क्या रहेंगे, वुमेन ही रहेंगे, ठीक है। और इस बार इसका मेन इसका क्या मोटो रहने वाला है, क्या थीम रहने वाला था, इसका थीम रहने वाला है स्पोर्ट्स फॉर ऑल, ठीक है। आगे देखिए, मनु एंड शिवा विन एट कुमार सुरेंद्र सिंह मेमोरियल शूटिंग चैंपियन। मतलब कुमार सुरेंद्र सिंह मेमोरियल शूटिंग चैंपियन में कौन कौन जीता है, मनु और शिवा जीते हैं, ठीक है। और ये किसमें जीते हैं, तो 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम टाइटल जीते हैं। और और ये कब जीते हैं, तो 20th कुमार सुरेंद्र सिंह मेमोरियल शूटिंग जो 20वां हो रहा हुआ है उसमें ये जीते हैं, ठीक है। अगला देखिए, सुनील छेत्री बिकम ज्वाइंट 5th हाईएस्ट गोल स्कोरर इन इंटरनेशनल फुटबॉल हिस्ट्री विथ 84 गोल। मतलब ये कहाँ के हैं, पहले सबसे बात ये कहाँ के, इंडिया के हैं। और ये पाँचवा हाईएस्ट गोल स्कोरर इंटरनेशनल फुटबॉल हिस्ट्री में बना चुके हैं। कितने गोल के साथ, तो 84 गोल के साथ, ठीक है। कितने गोल के साथ, तो 84 गोल के साथ, ठीक है। तो बात रहा हाईएस्ट पोजीशन पे कौन है, तीसरे नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर पे कौन है, रोनाल्डो, ठीक है। और उसके बाद देखा जाए तो मेसी है चौथे नंबर पर 86 गोल के साथ, और 84 गोल के साथ कौन है, सुनील छेत्री। मतलब ज़्यादा का अंतर नहीं है, बस 2 गोल का अंतर है। उसके बाद ये भी 4th नंबर पे आ सकते हैं। अगला देखिए, ऐश्वर्या क्रिएट्स न्यू नेशनल रिकॉर्ड्स इन वुमेन
ट्रिपल जंप, मतलब वुमेन ट्रिपल जंप में ऐश्वर्या ने नया रिकॉर्ड क्रिएट किया है। कितने का? 14.14 मीटर का। कितने? 14 मीटर का इन्होंने नया रिकॉर्ड क्रिएट किया है। ठीक है, यहाँ पर समझेगा। आगे देखिए, आगे चलते हैं। अगला क्या? न्यू दिल्ली टू होस्ट नेशनल समिट फॉर साइबर सिक्योरिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी। मतलब साइबर सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी को देखते हुए क्या न्यू दिल्ली क्या एक समिट होस्ट किया है, एक मीटिंग वगैरह होस्ट किया। ठीक है, एक मीटिंग वगैरह होस्ट किया है। ठीक है, और एक इसके अंदर आएगा तो आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंदर ही ये आएगा। ठीक है, और इसका नाम क्या रहेगा? साइबर अपराध से आज़ादी। इसका नाम क्या रहेगा? साइबर अपराध से आज़ादी। ठीक है, अगला देखिए, पीएम मोदी नहीं, पीएम लॉन्च। पीएम तो फ्लो में बोल देता हूँ, क्या बात, क्या ही कर सकता हूँ। पीएम लॉन्च कौन है? मुख्यमंत्री मातृ शक्ति योजना। कौन सा? मुख्यमंत्री मातृ शक्ति योजना, जो कि कहाँ पे? गुजरात में। गुजरात गौरव अभियान के अंतर्गत इन्हें इसे लॉन्च किया है। ठीक है, जब इन्होंने गुजरात गौरव अभियान में इन्होंने मुख्यमंत्री मातृ शक्ति योजना लॉन्च किया है, जिसके अंदर देखा जाएगा, जिसके अंदर क्या देखा जाएगा? 7 लाख वुमेन को। किसको? 7 लाख वुमेन, 7 लाख औरतों को देखा जाएगा, इनको हेल्प किया जाएगा। अब इनको पूरे इम्यूनिटी के साथ जो प्रेगनेंसी वगैरह में दिक्कत होती है, वो दिक्कत को दूर किया जाएगा, उनको थोड़ा केयर किया जाएगा, और भी जितनी जो भी प्रॉब्लम वगैरह होंगे वुमेन्स वगैरह को, उनको थोड़ा सा देखा जाएगा। ठीक है, इसका मेन एम क्या है कि इसका मेन एम क्या? एडिशन न्यूट्रिशन टू प्रेग्नेंट वुमेन एंड लोकेलिटी मदर। ठीक है, अगला देखिए, पीएम मोदी लॉन्च वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन बेंगलुरु वर्थ 27 करोड़, 27,000 करोड़ रुपए का बेंगलुरु में नया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पीएम मोदी ने लॉन्च किया है। ठीक है, उसमें से एक क्या है? ब्रेन सेल रिसर्च सेंटर। क्या? ब्रेन सेल रिसर्च सेंटर, जिसका कॉस्ट कितना बड़ा? 450 करोड़ रुपया। ठीक है, और जो डोनेट किया गया, जो और ये जो अमाउंट है किसको डोनेट किया? तो क्रिस गोपाल कृष्णन के द्वारा, जो कि इन्फोसिस के क्या है? को फाउंडर है। ठीक है, और इन्होंने 850 बेड का फाउंडेशन भी पीएम मोदी ने यहाँ पे बताया कि 850 बेड का कोई हॉस्पिटल वगैरह फाउंडेशन वगैरह बनाया जाएगा। ठीक है, और इसे फंड किया जाएगा? माइंडट्री आईटी कंपनी के द्वारा इसे फंडेड किया जाएगा। अगला देखिए, पीएम रिलीज राम बहादुर राय बुक्स भारतीय संविधान अनकही कहानी। मतलब कि कुछ ऐसे कहानियाँ हैं संविधान में जो कि अभी तक यूथ को नहीं पता है। तो कहीं ना कहीं वो सारी कहानियों को यूथ को पता चले, इसलिए राम बहादुर राय के द्वारा एक बुक लिखा गया है भारतीय संविधान। उसे खुद किसने रिलीज किया है? पीएम ने रिलीज किया। किसने रिलीज किया? पीएम ने रिलीज किया है। पीएम ने उसे प्रमोट कर रिलीज किया है। तो कहीं ना कहीं ये किताब बहुत ज़्यादा अच्छी रहने वाली है, क्योंकि इन्हें खुद पीएम ने रिलीज कर रहा है। तो खैर वो तो बात की बात है। खैर, तो आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है, बाकी मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में। हाँ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।